जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कौन से एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलती है पथरी? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, मैं बोलता हूँ आप ग्राउंड वाटर पिए ना। कुछ के छोटे हैं, कुछ के बड़े हो गए हैं, सर्जरी रिकरेंट हो रही है। टमाटर मत खाना, बैंगन मत खाओ, भिंडी मत खाओ। 2 साल के बच्चे भी आते हैं, 6 साल के बच्चे भी आते हैं। 5 mm का स्टोन है, इसके लिए ऑपरेशन जरूरी नहीं है। इफ योर यूरिन इज सिमिलर टू वाटर। सर, यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इनका कनेक्शन है? नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूरोलॉजी के बारे में। यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी दोनों ही किडनी से रिलेटेड हैं। लोग ऐसा मान लेते हैं कि दोनों एक ही हैं, बट दोनों में अंतर है। इससे पहले जो हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट का वीडियो है उसमें उन्होंने इसके डिफरेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया है और प्रोटीन इंटेक को लेकर जो भी मिथ हैं वो भी क्लियर किए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करेंगे यूरोलॉजी के बारे में। यूरोलॉजी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हमें किसी ने कुछ कहा, हमने मान लिया, लेकिन हम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि यूरोलॉजी टर्म क्या है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज डॉक्टर से जितने भी मिथ हैं हमारी सोसाइटी में उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो यूरोलॉजी से रिलेटेड है वो है किडनी स्टोन की। तो उसके बारे में भी डॉक्टर से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिंघल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार मैडम। कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम। थैंक यू, टाइम निकाल के आप हमारे लिए आए। माय प्लेजर मैडम, इसके लिए थैंक यू सर। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं नॉर्मली उस टॉपिक के बारे में लोग कम जानते हैं और जो जानते हैं वो या तो फिर मिथ है या फिर नॉलेज कम है। तो वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने जो हमारी ऑडियंस है उसको हम इस टॉपिक के बारे में समझा सकें। डेफिनेटली। सबसे पहले एक चीज पूछना चाहूंगी कि यूरोलॉजी को लेकर लोग कितने अवेयर हैं? आप कितने साल से लगभग देख रहे हैं पेशेंट्स को? मैडम मुझे 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। तो लगभग इस 10 साल की प्रैक्टिस में आपने देखा कि लोग कितने अवेयर हैं और लोगों को कितना अवेयर होना चाहिए? मैडम मैं एक ट्रेंड आपको बताना चाहूंगा इसमें कि 2015 से और 20-21 तक मुझे मतलब 6 साल ऐसा लगता था कि इस ब्रांच को डेवलप होने की जरूरत है मथुरा में। बट 2021 के बाद में पोस्ट कोरोना, बेसिकली बोलना चाहूंगा कोविड जो आया था उसने एक ह्यूमन बीइंग के मानसिक स्थिति को बदल दिया है। पहले जो पेशेंट होता था वो किसी भी चीज के लिए एक नॉर्मल बोलना चाहिए प्राइमरी डॉक्टर को ही मिलता था, चाहे वो कुछ भी चीज हो, यूरोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो। बट पोस्ट कोरोना पेशेंट इतना अवेयर हो चुका है कि अब वो स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक डॉक्टर को ही मिलना चाहता है। तो 2021 के बाद में जो अवेयरनेस का एक लेवल है वो मोर देन 3 टाइम्स बढ़ चुका है। ऑल्दो वी आर लिविंग इन अ 3 टायर सिटी, मथुरा एक छोटी सिटी है, 3 टायर सिटी है, बट यहाँ पे भी अवेयरनेस का लेवल आज की डेट में पहले से हम कंपेयर करें तो 60-65% तक है। मतलब कि 100 लोगों को यदि यूरोलॉजिकल डिजीज है तो उनमें से 60 से 65 लोगों को पता है कि मुझे यूरोलॉजिस्ट को जाके मिलना है। 30 से 35 लोगों को ये समझाना पड़ता है एक जनरल प्रैक्टिशनर को कि आपका केस एक यूरोलॉजिस्ट का केस है। तो एक इतनी ऐसी सिटी में जहाँ एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं है, तो वी आर हैप्पी कि इतना अवेयरनेस तो आ गया है कि एटलीस्ट 60% पेशेंट डायरेक्ट यूरोलॉजिस्ट को मिल रहा है। सर एक कंफ्यूजन और है, मैंने आपसे मिलने से पहले कई लोगों से यूरोलॉजी को लेकर बातें की, मतलब कॉमन लोगों से। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि लोगों में ये मिथ है कि यूरोलॉजी बेसिकली मेल्स से रिलेटेड है, मेल्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मैडम यूरोलॉजी हर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, क्योंकि किडनी सभी इंसान में होती हैं, चाहे वो एक मेल हो चाहे वो एक फीमेल।
अब इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने एक मिथ सुना है, इसको मिथ कह लें या एक ऐसा कह लें कि यूरोलॉजी की प्रॉब्लम ज्यादा फीमेल्स में होती हैं, ये भी एक मिथ है। मैं कह रहा हूं फिर भी एक मिथ है। अच्छा। अब इसकी सच्चाई सुने, होती फीमेल्स में भी उतनी इक्वल क्वांटिटी में है, बट फीमेल्स इतनी डॉक्टर्स के पास प्रेजेंट नहीं करती हैं। उसको एक इंडियन सोसाइटी का एक शर्म मान लें, या एक इंडियन सोसाइटी में ये मान लें कि वो जाके लेडीज डॉक्टर को ही दिखाना चाहती हैं। अनूमन यूरोलॉजिस्ट 90% यूरोलॉजिस्ट मेल्स हैं। आप इंडिया का डाटा निकाल लीजिए, 90% यूरोलॉजिस्ट मेल्स हैं। एक फीमेल यूरिन इन्फेक्शन हो गया उसको, तो वो एक यूरोलॉजिस्ट को नहीं मिलती है, गायनेकोलॉजिस्ट को मिलती है, बट वो केस किसका है? यूरोलॉजिस्ट का है। अब इसको एक शर्म मान लें, या एक पीछे से उसका घर में चला आ रहा है वो मान लें, या यूरोलॉजिस्ट की अनअवेलेबिलिटी मान लें। एक यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी और एक गायनिक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी में अंतर है। उसके परिवार में सब दिखाते आ रहे हैं, सही होते आ रहे हैं, तो उसके उनके दिमाग में हो गया कि लेडीज प्रॉब्लम है, एक हिंदी टर्म है लेडीज प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम भी यूरोलॉजिस्ट की ही प्रॉब्लम है। तो ये मिथ नहीं है, 50-50% ही डिजीज है, बट प्रेजेंटेशन जैसे डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग मेल्स के पास ज्यादा होती है। नहीं मैडम, डेटा भी 50-50 है, मतलब लेकिन जो प्रेजेंटेशन डॉक्टर के पास आ रही है, जैसे मैंने 50 पेशेंट देखे तो मेरे पास 35 मेल्स होंगे, 15 फीमेल्स होंगे, बट यदि आप सोसाइटी में जाएंगी तो वो फीमेल क्वांटिटी भी उतनी ही है, ऑल्दो मैं कहूंगा ज्यादा है, बट वो यूरोलॉजिस्ट के पास में प्रेजेंट नहीं कर रही है। तो ये मिथ है आपकी कि ये मेल्स में ज्यादा होता है। बिल्कुल सर, मेल्स और फीमेल्स की जो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? मैडम, उनका बेसिक डिफरेंस ये है कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। उसके प्रमुखतः 3 कारण है। पहला कारण है कि जो फीमेल का यूरिनरी ट्रैक होता है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर का होता है, क्योंकि पेनिस फीमेल्स में नहीं होती। मेल्स का यूरिनरी ट्रैक लंबा होता है। अब आप खुद सोचिए कि कहीं से इन्फेक्शन टच हुआ तो 4 सेंटीमीटर जाके उस ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना, मतलब इन्फेक्शन करना ज्यादा आसान है, या 15 से 20 सेंटीमीटर जाके करना ज्यादा आसान है? तो इसलिए फीमेल्स में ये इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में अपना रिप्रोडक्टिव ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में होता है, आसपास होता है, उसके चक्कर में फीमेल इन्फेक्शन मोर कॉमन है। तीसरा हाइजीन, फीमेल्स हाइजीन की तरफ कम ध्यान दे तो उसमें इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी होगा बजाय एक मेल के। चौथी बात जो इन्फेक्शन की सब मोस्ट कॉमन होती है वो पब्लिक टॉयलेट्स यूज करना। मेल्स को पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो उनका कोई भी ऑर्गन कहीं पे भी टच नहीं होता, बट फीमेल का आप समझ रही हैं कि उसका प्राइवेट पार्ट टच होता है। तो ये 4 कारण है कि फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है। तो ऐसे में पब्लिक टॉयलेट यूज करना सेफ नहीं है? मैडम, मैं मना करता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने ऊपर भी लेके सोचिए, यू आर वर्किंग इन अ प्लेस, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपके लिए एक अलग टॉयलेट बनाया जाए। लेकिन आजकल मैडम इसके भी प्रिकॉशंस आने लग गए हैं। स्टेराइल पेपर्स आते हैं जिसके अंदर जिससे आप टॉयलेट सीट को पोंछ सकते हैं। तो कभी भी आप जाएंगे तो अपनी टॉयलेट सीट क्लीन करें और अवॉइड कर लें। बेसिकली अवॉइड ही किया जा सकता है, 100% आप बिल्कुल भी उस चीज से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि वैसे भी ये प्रॉब्लम्स फीमेल्स में बार बार होती है, जल्दी जल्दी होती है, ये देखने में आता है। मैडम देखिए, इसका प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हम उस चीज को, पेशेंट्स को अवेयर ही नहीं कर रहे हैं। मेरे पास 12-12 साल की, 15-15 साल की स्कूल जाने वाली लड़कियां आती हैं, उनके मदर फादर कहते हैं सर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूं कि आप एक बार स्कूल जाएं और ये जो बच्चे जहां टॉयलेट जाते हैं उस टॉयलेट को विजिट करें। इसमें मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। उस टॉयलेट को विजिट करना आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे बच्ची कहां पे टॉयलेट जाती है, और वो क्लीन एंड नीट होनी चाहिए। जब आप स्कूल को फीस दे रहे हैं तो वो आपका बेसिक चीज तो टॉयलेट से क्लीनलीनेस होनी चाहिए ना। यदि वो नहीं है तो आप कहने के हकदार है कि बच्चा जा रहा है, इसको इन्फेक्शन हो रहा है। तो टॉयलेट क्लीनिंग इज द बेसिक प्रोसीजर, जिसके बारे में कोई लोगों को पता ही नहीं है कि यहां से हम इस छोटी सी चीज को बचा सकते हैं।
और ये क्रोनिक इन्फेक्शन बन बन के मैडम जब एक्यूट हो के क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, किडनीज तक पहुंच सकता है, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखने को मिलता है बहुत बार। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी लो होगी, मान के चलिए आपको डायबिटीज हो गई, ये इन्फेक्शन एकदम से आपकी किडनीज तक को खराब कर सकता है। तो अभी तक एक ये मान लीजिए कि इसकी जागरूकता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज इसकी सीरियसनेस नहीं है। सीरियसनेस हो गया इन्फेक्शन, दवाई ले लेंगे 7 दिन में सही तो हो जाएगी, बट हम पहले ये तो जाने ये हुआ क्यों। यदि हम इस चीज पे पहुंच पा रहे हैं हुआ क्यों, तो ये बार बार नहीं होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर कि वो आपको सिर्फ ट्रीटमेंट दे रहा है या प्रिकॉशंस भी दे रहा है। मैं उस डॉक्टर को अच्छा मानता हूं जो प्रिकॉशंस भी देगा। ट्रीटमेंट तो दे ही देंगे हम, बट साथ में प्रिकॉशंस तो बताएं कि ये नहीं करना है ताकि दोबारा नहीं हो। क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है से पहले मैं बोलूंगा कि बहुत ह्यूमिड एंड हॉट एनवायरनमेंट हो रहा है मैडम, कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना है। अब हम बात करेंगे क्या क्या नहीं करना है। पहले तो हेल्थी लाइफस्टाइल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पानी नहीं पीते हैं बच्चे, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इनकी तरफ ज्यादा रुझान हो गया है। ये सारी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनके मैं अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं बहुत ज्यादा प्रो भी नहीं हूं इनके। बट मैं चाहता हूं कि ठीक है, इन अ लिमिट, हफ्ते 10 दिन में एक आध बार आप ले लें। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि बच्चे आते हैं, इवन बहुत एडल्ट्स आते हैं, तो पहला क्वेश्चन होता है कोल्ड ड्रिंक पी लें क्या। तो मेरा नेक्स्ट आंसर होता है कोल्ड ड्रिंक में अमृत मिलता है क्या। आपके घर में नींबू शरबत बनता है, आपके घर में जीरा पानी बनता है, जलजीरा बन सकता है, वो नहीं पी सकते हैं। प्योर होम ड्रिंक है, फ्रेश वाटर है, आपका हाजमा भी अच्छा रखेगा, किडनीज की फिल्ट्रेशन करेगा। तो पहली चीज तो बहुत ज्यादा कैफिनेटेड और एरेटेड ड्रिंक्स ना पिए। दूसरी चीज मैडम कि घर का खाना ज्यादा खाएं। बाहर का जो ये खाना है जो ब्लोटिंग करता है, आपके पेट को ब्लोट कर देता है, मतलब इतनी गैस बना देता है कि पेट फूलने लगता है। पेट फूलने लगता है, पेट में जम जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन होता है तो आंत इतनी बढ़ जाती है कि वो पेशाब की थैली पे भी प्रेशर डालने लगती है, यूरिन पूरा नहीं निकल पाता। उसकी वजह से यूरिन रहने से भी यूटीआई हो सकता है। तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। हेल्थी लाइफस्टाइल, आप व्यायाम करें, योगा, कोई योगा करता है, कोई जिम करता है, कोई रनिंग करता है, उससे मेरा कोई वो नहीं है, बट व्यायाम करें। 5 से 6 लीटर लिक्विड इंटेक करें। लिक्विड भी कौन सा बोल रहा हूं मैं, अब कल जाके आप कहीं कोल्ड ड्रिंक पी लें 1 लीटर और बोलें डॉक्टर साहब कह गए थे, तो मैं कह रहा हूँ होम मेड फ्रेश ड्रिंक्स। मैं प्रिजर्वेटिव ड्रिंक्स को फेवर नहीं कर रहा हूँ। हफ्ते 10 दिन में एक आध बार लेना है तो आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, आप अपनी दिनचर्या को बहुत सीमित रखें। जैसे कि आपको 10 से 12 के बीच में सोना है तो सो जाएं। सुबह 6-7 बजे 8 बजे उठना है तो उठ जाएं। ये नहीं है एक दिन आप सो रहे हैं 2-2 बजे मोबाइल देख रहे हैं और एक दिन आप सो रहे हैं 8 बजे, तो आपकी जो एक रिदम है वो बिगड़ जाएगी। वो बिगड़ने के बाद पूरा सिस्टम बिगड़ेगा। नींद अच्छी नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गन अच्छा काम नहीं करेगा। ये तो एक बेसिक चीज है ना, कल नींद नहीं हुई इसलिए आज काम पे करने का मन नहीं हो रहा, नींद है ना। तो ये एक बेसिक चीज है जिन पे हम ध्यान रखें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भी आपने पानी का जिक्र किया कि 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, वो अच्छा रहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि पानी की क्वालिटी कितना इफेक्ट करेगी हमारी हेल्थ को। ठीक है मैडम, अब आप मथुरा में हम लोग रह रहे हैं, मथुरा में आप किसी से भी बात करें यार पानी पिया करो, अच्छा पानी पिया करो, तो नेक्स्ट सेंटेंस वो क्या बोलता है, अरे साहब मैं तो आरओ का पानी पीता हूँ, वही बोलता है ना। आपने मुझे भी पानी पिलाया, मैं पूछता आपको कि मैडम पानी कैसा है, तो आप भी नेक्स्ट डॉक्टर साहब आरओ का पानी। आरओ क्या है, व्हाट इज आरओ? आरओ बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस है। ठीक है, आरओ क्या करता है? आरओ बेसिकली, मुझे आरओ का पानी नहीं पिलाना आपको। मेरा एम आरओ पानी बेचना नहीं है कि मैं आरओ की कंपनी से कुछ पैसे लेके बैठा हूं और मैं आरओ का प्रमोशन कर जाऊं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। मेरा एम है कि आपके पानी में टीडीएस कम होना चाहिए। टीडीएस क्या बताता है? हार्डनेस ऑफ वाटर। यदि आपका एक जमीन का पानी भी टीडीएस 70-80 का आ रहा है, आप उसको भी पी सकती हैं। अब आरओ का सुनिए, आरओ में मिनरल्स नहीं होते। ठीक है, आरओ जो हम आरओ का इतना प्रमोशन कर चुके हैं, या एक आरओ इतना दिमाग में सबके भर चुका है, तो वो आरओ को हम अपने मिनरल्स को तो बैलेंस करें उसमें, आइदर बाय फ्रूट्स,
आइदर भाई, अब बनाना क्यों खाते हैं? पोटेशियम होता है, खाते हैं ना बनाना। ये आ गई अपनी विटामिन, नहीं विटामिन होते हैं, ये फ्रूट्स खाते हैं। मिनरल्स बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। तो बेसिकली हमको पानी जो पीना है, आरओ इज गुड थिंग, बट मिनरल्स का इंटेक भी साथ में रखना है। इसलिए आपने नेक्स्ट टर्म क्या सुना? मिनरल वाटर। आरओ, मिनरल वाटर, तो ये दोनों में फर्क आपने कभी सोचा था कुछ है? बेसिकली मिनरल वाटर महंगा आता है, आरओ वाटर सस्ता आता है। और आरओ वाटर भी हमारे यहाँ 2 क्वालिटी के रहते हैं, 20 रुपए का 1 लीटर, 20 रुपए का 20 लीटर। ठीक है, अब ये मैं आपको 20 रुपए का 1 लीटर और 20 रुपए के 20 लीटर से मेरा कोई संबंध नहीं। आप कल आपके यहाँ जो बोतल आए ना, उसको बोलना कि मेरे को टीडीएस चेक कराओ। आप उससे उस आरओ वाटर का टीडीएस चेक करना, आपको टीडीएस मिलेगा 300, 350, 250, 400। हम उस पानी को पी रहे हैं। मेरी बात आप समझ रही हैं? आपने आरओ तो मंगा लिया, अपने मन में खुश हो गए, वी आर ड्रिंकिंग आरओ वाटर। वी बिलोंग टू अ क्लास हु ड्रिंक्स आरओ वाटर, बट यू हैव नेवर टेस्टेड दैट वाटर कि वो वाटर हमारे शरीर में जा क्या रहा है। मैं बोलता हूं आप ग्राउंड वाटर पिए ना, आप समर सेविल से पानी निकलता है, उसका टीडीएस चेक करा ले, यदि उसका टीडीएस 70-80 आता है, खूब पिए आराम से, कुछ नहीं होगा आपको। बेसिक थिंग इज टीडीएस, ये इट डिनोट्स हार्डनेस ऑफ वाटर। बेसिकली हम एक टर्म को 10 लोगों से सुन के उसको फॉलो कर लेते हैं, बट हम कभी भी उसकी साइंस में नहीं जाते कि इसके पीछे है क्या। अभी आपने नया टर्म सुना होगा ब्लैक वाटर, और कॉस्टली आ गया। सुना होगा स्पार्कलिंग वाटर, वो उससे भी कॉस्टली आ गया। बट हम बेसिकली, हमें उतने वाटर की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत सिर्फ एक ही चीज की है कि उसका टीडीएस मेंटेन हो और हम मिनरल इंटेक कर लें, तो हम कैसा भी पानी पी सकते हैं। आपने इस टर्म में कभी टीडीएस नापा अपने पानी का? कभी नहीं नापा। अब कल नापिएगा। दैट डिनोट्स कि आप क्या पानी पी रही हैं, और उसको पहले मत बताइएगा कि आज मैं टीडीएस नापने वाली हूं। पानी आने दीजिएगा, आप कहिएगा टीडीएस नाप के दिखा, वो आपको नाप ही नहीं दिखाएगा। बिकॉज टीडीएस कम करने के लिए बहुत सारे पानी को प्यूरिफाई करना पड़ता है, वो इतना नहीं कर सकते। उसको करने के लिए कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो वो इतना नहीं कर सकते। तो आप बेसिकली टीडीएस पे ही हमको फोकस करना है। घरों पे आरओ लग गए, साल भर सर्विस ही नहीं हो रही है, तो वो टीडीएस कैसे मेंटेन करेगा? तो बेसिकली हम जो इंटेक कर रहे हैं पानी का, वो 5 से 6 लीटर हो और हेल्दी वाटर हो, वाटर भी हेल्दी हो। और जो लोग हाई टीडीएस वाला पानी, मैडम देखिए, हाई टीडीएस पानी से 3-4 प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो स्टोन फॉर्मेशन, दूसरा किडनीज के अंदर क्रिस्टल यूरिया होने लगता है, मतलब कि किडनीज के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स जमने लगते हैं, और वो एक छोटे फोकस बन जाते हैं स्टोन फॉर्मेशंस के। आपने सुना होगा 3 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, फिर पथरी बन गई। बहुत रिकरेंट प्रॉब्लम है ये तो। मथुरा में आप एवरी सेकंड पर्सन इज हैविंग अ स्टोन। कुछ के छोटे हैं, कुछ के बड़े हो गए हैं, सर्जरी रिकरेंट हो रही है। तो हम उनको यही एडवाइस देते हैं कि सर आप अपना पानी का टीडीएस चेक कराएं। तो पानी जो टीडीएस हाई लेंगे आप, तो आपकी बोन्स पे असर आएगा, आपकी किडनीज पे असर आएगा, बट ये शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा। 20 साल, 25 साल, 15 साल लेने के बाद आएगा, बट आएगा तो सही। सर पथरी बहुत कॉमन टर्म है, जैसे आपने भी बताया कि हर दूसरे तीसरे घर में पेशेंट्स मिल जाते हैं। पानी के अलावा और किन किन कारणों से पथरी हो सकती है? हम बात करेंगे इसमें 2 चीजों की, पहली साइंस और दूसरी लोगों ने सुन रखा है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं लोगों ने सुन रखा है। बीज की सब्जी ना खाना, टमाटर मत खाना, बैंगन मत खाओ, भिंडी मत खाओ, तो क्या खाएं फिर? बचाई क्या? ये हमारी किताबों में नहीं लिखा, जो हमने साइंस पढ़ी है उसमें नहीं लिखा। उसमें सिर्फ एक ही बात लिखी है कि जो लोग रेड मीट कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, जैसे कि मटन, बीफ, उनके अंदर स्टोन्स बनने का प्रमाण ज्यादा हो सकता है। वो भी 100% प्रूवन स्टडी नहीं है। तो अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने तो सब चीजों को क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं। सेकंड लाइन ये लिखिए, इफ यू कंज्यूम अ हेल्दी वाटर ऑफ अमाउंट 6 लीटर्स एंड यू ईट एनीथिंग, देन यू कैन बी सेव्ड इन 60 to 70% ऑफ केसेस। तो मैंने क्या बोला आपको? आप कुछ भी खाएं, 6 से 7 लीटर हेल्दी वाटर पिएं, तो आपको शायद स्टोन बनने का प्रमाण 60% कम हो जाएगा। मतलब आपके घर में 10 सदस्य हैं और 4 सदस्य
पानी कम पीते हैं और 6 सदस्य पानी ज्यादा पीते हैं, तो हो सकता है उन 4 को पथरी बने, 6 को ना बने विथ सेम फूड। ठीक है, लेकिन रेड मीट के बारे में हमारे बुक्स में ऐसा मेंशन्ड है, साइंस में मेंशन्ड है कि इट कैन लीड टू, बट 100% रिसर्च अब भी नहीं है, ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी बात, कोई मेरे से पूछता है सर्जरी के बाद में कि बीच की, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ हमेशा कि मेरी किताबों में नहीं लिखा। तो बोले नहीं सर हम तो करेंगे परहेज, तो मैंने कहा इट्स ऑन यू, आप परहेज करेंगे ये बहुत अच्छी बात है, बट मेरी किताबों में नहीं लिखा, तो मैं आपको मुंह जबानी भी नहीं बता सकता इस बात को, क्योंकि हर चीज का एक साइंटिफिक प्रूफ होना जरूरी है। मैं कोई भी सर्जरी करूंगा तो अपने मन से नहीं कर सकता, वो सर्जरी पहले डेवलप होती है, डेवलप होने के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन उसको अपडेट करती है, फिर सालों साल रिसर्च होती है, फिर उसको कुछ गिनी पिग्स होते हैं, कुछ वो होते हैं जिन पे हम टेस्ट किया जाता है, फिर वो 100% प्रूव होकर ऑथोराइज होती है, उसके बाद में जनरल पब्लिक के लिए यूज में आती है। तो हम ऐसे ही नहीं कह सकते कोई भी चीज को कि साइंटिफिकली प्रूवन चीज को ही हम कह सकते हैं। सर सुपारी और पान मसाला वगैरह से तो पथरी के चांसेस ज्यादा होते हैं? ऐसा मैडम बीटल नट्स और ये सब चीजों से भी कुछ है नहीं, बट ऐसा एक जनरल प्रैक्टिस में देखा है मैंने। हाँ। मतलब ये मेरी बुक्स में नहीं है, बट मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि जो लोग टबैको चूअर्स होते हैं या जो लोग ज्यादा सुपारी खाते हैं उनमें पथरी ज्यादा मिलती है, बट ऐसा साइंटिफिकली कुछ भी प्रूवन स्टडी नहीं है। बट ये मैंने एक जनरल देखा है ऐसा, तो मैं इसको आपको कमेंट नहीं कर सकता, बट अवॉइड करें, ये अच्छी चीज तो है नहीं, अवॉइड करने में क्या जा रहा है। एक पेशेंट मुझे को पूछता है साहब अब आपको ओपीडी में मुंह में तो खा रहा है सुपारी और टमाटर बंद कर दूं, तो मैंने कहा यार टमाटर और सुपारी में क्या ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है, तो टमाटर, तो मैंने कहा पहले इसको बंद कर दे वो बंद नहीं करेगा, बट टमाटर भिंडी बंद कर देता हूं। तो एक जनरल कंसेंसस बन गया है बीज वाली सब्जी का, तंबाकू का, तो ये तो वैसे भी हेल्थ के लिए बुरी है, तो इनको तो हमसे पेशेंट पूछता है तो हम वैसे ही मना कर देते हैं कि मत खाओ, वहां पथरी बन जाएगी, बट ऐसा साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। सर कौन से एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलती है पथरी? ये क्वेश्चन आप मुझसे 6 साल पहले पूछती तो शायद इसका आंसर मैं 30 से 50 साल आपको देता, और बट आज की डेट में आप मुझसे पूछ रही हैं तो ये ईच एंड एवरी एज है। 2 साल के बच्चे भी आते हैं, 6 साल के बच्चे भी आते हैं, मैंने 2 साल के बच्चे की सर्जरी भी करी है, 6 साल की लड़की की सर्जरी करी है स्टोन्स की। अब आप सोचिए 2 साल की बच्ची जिसने अभी तक ढंग से कुछ खाना पीना ही चालू नहीं किया है, उसको भी स्टोन हो गया। तो वही मैं कहना चाह रहा था, मेरा जवाब आपको मिल गया कि ये खाने से रिलेटेड नहीं है। 2 साल की बच्ची ने क्या खाया अपने जीवन, कुछ नहीं खाया, तो उसको भी स्टोन्स मैंने ऑपरेट किए हुए हैं। छोटे बच्चों को किन कारणों से हो सकता है? मैडम वो मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज होती हैं बहुत सारी, कि कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो वो बहुत सारी कैल्शियम, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म रहता है, पैराथायरॉइड्स रहते हैं, वो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन बढ़ा देते हैं हमारी बॉडी, और वो जब कोई भी चीज ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो डिपोजिट होने लगती है, तो उनमें तो काफी सारे मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज रहते हैं। बट उस बच्ची की हमने पूरी स्टडी कराई थी, उसकी ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कोई मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी नहीं थी। तो आज की डेट में यदि आप ज्यादा पूछेंगे तो भी मेरा आंसर 30 से 50 ही रहेगा, बट प्री डिस्पोजिशन हर एज में है। आप 5 साल से चालू करें और 105 साल तक के पेशेंट का मैंने ऑपरेशन किया हुआ है पथरी का, तो ये हर एज में। सर पथरी के लिए ऑपरेशन ही जरूरी है या दवाइयों से भी ठीक हो सकती है? ये मैडम एक बहुत बेसिक सी वो है कि पेशेंट यूरोलॉजिस्ट के पास जब जाता है तो वो आधा तो इसलिए डरा होता है कि अब मैं जा रहा हूँ तो ऑपरेशन ही बताएंगे डॉक्टर साहब। तो इसके विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी यूरोलॉजिस्ट से अर्ली स्टेज में मिल लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मेरी किडनी में 5 mm का स्टोन है, इसके लिए ऑपरेशन जरूरी नहीं है, बट आप मुझसे उस समय तो मिले जब 5 mm का था, अब वो स्टोन हो गया 15 mm का, अब ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन जितने भी पेशेंट्स आते हैं मैडम, हार्डली 30 to 40% पेशेंट्स में ही ऑपरेशन लगता है, फॉर 50 to 60% पेशेंट्स तो बिना ऑपरेशन के ही सही हो जाते हैं। स्टोन फंसा हुआ नहीं है, किडनी को डैमेज नहीं कर रहा है, साइज किडनी में स्टोन है और साइज लेस देन 8 mm है, नली में स्टोन है और साइज लेस देन 4 mm है, बहुत ज्यादा किडनी को सूजन नहीं कर रहा है, पेशेंट को सीवियर पेन नहीं है, पेशेंट के पेशाब में खून नहीं आ रहा, बहुत बुखार नहीं आ रहा, पेशेंट की जनरल कंडीशन अच्छी है और पेशेंट फॉलो अप कर सकता है। नेक्स्ट चीज मैंने 10वां पॉइंट बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि पेशेंट वापस से मेरे पास 7 दिन बाद 10 दिन बाद फॉलो अप करे तो ऑपरेशन जरूरत नहीं है। बट पेशाब में खून आने लग जाए, बुखार आने लग जाए, सीवियर पेन होने लग जाए, पेन किलर्स बहुत सारे लग रहे हो, पेशेंट फॉलो अप वाला नहीं हो, तो ठीक है, दोबारा संभावना। पेशेंट डायबिटिक हो, पेशेंट प्रेग्नेंट हो, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, कैंसर की दवाएं चल रही हैं, स्टोन हो गया, उस पेशेंट की किडनी में इन्फेक्शन जल्दी होगा। तो ऐसे पेशेंट्स में हमको अर्ली एक्शन लेना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ सर्जरी। कैसे जाने, मतलब जब हमारा स्टोन छोटा ही हो तभी हमें पता चल जाए कि पथरी हुई है, क्या सिम्टम्स रहते हैं? जानने के लिए तो ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, आपको अलार्मिंग सिम्टम्स देती है, हर किसी की ह्यूमन बॉडी। भगवान ने ऐसी रचना करी है कि एक नाखून भी थोड़ा ज्यादा झड़ जाएगा तो वो आपको रात भर तंग करेगा और अगले दिन लिखने में भी तंग करेगा। और हम तो किडनी की बात कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी का मोस्ट वाइटल ऑर्गन है। हार्ट और किडनी दो सबसे वाइटल ऑर्गन है अपनी बॉडी के। यदि इनमें प्रॉब्लम आ गई तो आप समझिए कि जीवन कितना खराब हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर अलार्मिंग सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेशाब में कभी कभी एक आध ड्रॉप ब्लड की आ जाना, जो बहुत नॉर्मल माना जाता है, अरे पानी नहीं पिया होगा आ गई होगी, ठीक है। जैसे हल्का फुल्का दुखन होना, मैं हाथ लगा के दिखा रहा हूं आपके माध्यम से, यहाँ दुखन होना, ये हमारी किडनी होती है। दुखन ऐसे होती है। पेशाब करते समय जलन होने लग जाना, कभी छोटे मोटे टुकड़े निकल जाना यूरिन में, तो निकल गया इससे खुश ना हो, इससे दुखियों के अंदर और भी हो सकती है। नॉर्मली इन सिम्टम्स को हम ज्यादातर अवॉइड करते हैं कि बट अलार्मिंग सिम्टम्स है मैडम ये। आपको भगवान ने दिए हैं ये सिम्टम्स कि आप सर्जरी वाली स्टेज तक ना पहुंचे, और ये हर पेशेंट को होते हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट सर्जरी के लिए आते हैं उनको आप थोड़ा टाइम दे के पूछें, 2 मिनट भी हम टाइम दे लें और पूछें तो वो बताता है हाँ साहब 6 महीने से दर्द हो रहा था, बताता है हाँ साहब 2 बार खून आया था। तो इन सिम्टम्स को यदि हम पेशेंट्स को हम समझाते हैं और पेशेंट उन सिम्टम्स को ग्रैब करता है और हम उसी टाइम पे इन्वेस्टिगेट करा लें इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ एक्सरे, इन टर्म्स ऑफ यूरिन रूटीन, एक सीबीसी, बहुत सादी सी जांच है 1000-2000 रुपए की, जो सारी जांच हो जाती है, तो हम उसी टाइम पे ग्रैब कर सकते हैं हाँ ये प्रॉब्लम है और इसकी ये मेडिसिन है, आप 1 महीना 1.5 महीना मेडिसिन लेना, हो सकता है स्टोन निकल जाए या खुल जाए। बट अब हमने उस समय पे कुछ नहीं किया, स्टोन हो गया 15 mm का, वो किडनी में फंस गया, किडनी की सूजन करने लगा, तो सर्जरी इज द ऑप्शन। बार बार यूरिन आना भी इससे रिलेट करता है या किसी और प्रॉब्लम से? जब पथरी अपने किडनी की नली, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में यूरेटर बोलते हैं, वो वहां फंस जाती है तो यूरिन का अर्ज होने लगता है, बार बार आता कुछ नहीं है, आएगा पेशेंट बोलता है 6 बूंद आया, लगता है बार बार भागेगा, तो वो अर्ज है, वहां पर एक नर्व एंडिंग्स को वो इरिटेट कर रहा है और बार बार यूरिन का सेंसेशन हो रहा है, यूरिन भरा ही नहीं हुआ है, तो ये उस समय होता है। मतलब अगर इन सिम्टम्स को हम ध्यान से देख लें, समय रहते पकड़ लें, तो शायद ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद नहीं बोलूंगा ना, 80% नहीं पड़ेगी। आप शायद तो 10% में ले रही हैं, मैं बोल रहा हूँ 80% जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अलार्मिंग सिम्टम्स को ध्यान नहीं दे पाते। वो पानी ज्यादा पी ले, आज जलन है कल खत्म हो जाएगी, हल्का फुल्का दर्द है खिंच गया होगा, भारी वजन उठा लिया था, पेट में दर्द है, किसी वैसे फिजिशियन को दिखा ले। चलो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप स्पेसिफिकली उसी चीज के लिए मिल लेना, तो आपका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके आपको उसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, कॉमनली मेल्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? मैम मेल्स में और फीमेल्स में हम एक बार डिवीजन करें इनका, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो स्टोन है, जो दोनों में होती है। स्टोन कहीं भी हो सकता है, किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, तो ये स्टोन्स तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक मेल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेल्स में सबसे कॉमन है वो है प्रोस्टेट की, क्योंकि प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो मेल्स में ही दी है भगवान ने, फीमेल्स में है ही नहीं। अब फीमेल्स में क्या दिया है भगवान, तो दोनों तरफ देगा, वो सिर्फ एक को तकलीफ नहीं देता, वो दोनों को देता है। फीमेल्स में क्या दिया है, मेटल स्टेनोसिस। जब एक फीमेल का उम्र 45 के ऊपर बढ़ती है और उसका महीना आना बंद हो जाता है, मेनोपॉज बोलते हैं उसको, तो उसको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, नेचुरल है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ईस्ट्रोजन लो हो जाता है, एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसकी वजह से उसका मुंह जो होता है पेशाब का बंद हो जाता है। तो कई फीमेल्स आती हैं कि अब 50 के बाद में, या जिसकी बच्चेदानी निकल गई है, तो वो बोलती है साहब यूरिन खुल के
नहीं होता है, तो वो उसका वो बंद हो चुका है, या तो आपको डायलेट करना पड़ेगा या एंडोस्कोपिकली उसको चौड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो भी परमानेंट ट्रीट नहीं हो पाती, वो रिकरेंट प्रॉब्लम बन जाती है। तो मेल फीमेल का आप समझ गई, प्रोस्टेट और इधर मिएटस मतलब पेशाब का मुंह, जहां से पेशाब बाहर आता है। अब हम बात करते हैं इनकॉन्टिनेंस, मतलब पेशाब निकल जाना, ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। आपने अपने आसपास देखे होंगे, दादी खांसी पेशाब निकल गया, एक एम्बेरसमेंट है, ठीक है, इसको भी लोग छुपाते हैं। सर ये कॉमनली ज्यादा उम्र पे ही होता है? मैडम ज्यादा उम्र पे इसलिए होता है कि बच्चे पैदा हुए होते हैं फीमेल के, जिनके नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा हुई होती हैं, तो पेल्विक मसल्स होती हैं, ये कमजोर पड़ जाती हैं। जब भी हम खांसते हैं, आप खुद भी खांस के देखिए तो आपके यहाँ पे एक प्रेशर आता है। यदि पेल्विक मसल्स आपकी वीक हैं तो यूरिन जितना भरा हुआ है वो यूरिन बाहर एक्सपेल हो जाएगा। पेल्विक मसल्स ऐसे रोकती हैं उसको। जब बच्चे हुए हैं, पहले जैसे हो जाते थे 4 बच्चे 5 बच्चे नॉर्मल हुए, तो ये पेल्विक मसल बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो वो यूरिन बाहर निकल जाता है। तो इसको तो बोलते हैं हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस में पेशेंट ने खांसा, निकल गया। दूसरा टर्म है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वो मेल यंग में कॉमन है और मेल्स फीमेल दोनों में इक्वल है। मतलब कि मेरे को यूरिन लगा, मेरे को पता लगा यूरिन जाना है, मैं बाथरूम पहुंचा, पहुंचते पहुंचते निकल गया, कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इसमें अनुमान इसका मोस्ट कॉमन कॉज यूरिन इन्फेक्शन होता है। ये बहुत इजीली ट्रीटेबल होता है। ट्रीटेबल स्ट्रेस वाला भी है, जो उसमें भी स्लिंग्स ऑपरेशन होने लगे। पहले तो हम कंजर्वेटिव मतलब कि दवाइयों से और कुछ एक्सरसाइज से ट्राई करते हैं 2-3 महीने, नहीं होता है तो फिर स्लिंग्स लगा देते हैं। सिलिकॉन स्लिंग्स होती हैं, मैश प्रोलिन स्लिंग्स होती हैं, उसको हम यूरेथ्रा के चारों तरफ ऐसा लगा देते हैं, तो वो भी ट्रीटेबल है। बाकी आप स्टोन के बारे में बात करेंगे तो स्टोन इक्वल है मैडम दोनों में, और इन्फेक्शन फीमेल्स में ज्यादा है, उसका कारण मैं आपको पहले ही बता दिया। तीसरी बात प्रोस्टेट मेल्स है, फीमेल्स में दूसरी बीमारी है। चौथी बात अब आप बात करेंगी कैंसर की, क्योंकि यूरोलॉजी तो मेल्स में ज्यादा कॉमन है ड्यू टू फैक्टर्स, जैसे कि जो रिस्क फैक्टर्स है वो मेल्स में ज्यादा है, जैसे स्मोकिंग, हर चीज का, हर कैंसर का रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, तो वो मेल्स में ज्यादा है। अनुमान अपनी सोसाइटी में फीमेल्स स्मोकिंग आज भी लेस देन 0.001% है, मेल्स में 30% है, तो वो मेल्स में ज्यादा है। तो इसलिए ये कुछ कुछ हमने डिवीजन किया है, बट अभी यदि एक ओवरऑल सिनेरियो को देखा जाए तो मोस्ट कॉमन डिजीज तो स्टोन ही है अपनी। मोस्ट मतलब यदि हमने दिन भर में 10 पेशेंट्स देखे, 20 देखे, 50 देखे, तो उसमें 70% पेशेंट स्टोन्स के हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मतलब यूरोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें स्टोन सबसे ज्यादा कॉमन। सर यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इनका कनेक्शन है? यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंडर ही मैडम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। अब क्योंकि हम एक यूरोलॉजिकली बात कर रहे हैं, तो हमारी जो एक हम पढ़ाई करते हैं उसमें सिर्फ हम यूरोलॉजिस्ट नहीं होते, हम यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। सो एंड्रोलॉजिस्ट डील विद द मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्या क्या, ये भी बहुत कॉमन है, आज के युग में तो कॉमन है, और अच्छी बात है आज के जमाने में पिछले 2-3 साल में ये चेंज देख रहा हूँ कि पेशेंट्स बहुत खुल के आने लग गए हैं। मैंने भी काफी बार काफी जगह इन चीजों को बहुत जागरूक किया है कि इन चीजों से शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है, और ये ट्रीटेबल है। पहली चीज हमको समझनी है, ट्रीटेबल है। नहीं तो पहले जैसे घरों में माहौल होता था कि कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो सालों सालों तक बता ही नहीं पा रहे हैं। अब कपल्स बताते हैं, आते हैं, ट्रीटेबल हैं, और ये और खुशी की बात बताऊंगा 99% है साइकोजेनिक, कोई उनको बीमारी नहीं होती, बस वो एक सिंगल टाइम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम हुई होती है, उससे उनके दिमाग में फीड हो जाता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या बताएंगे हम? काउंसलिंग। हम उसकी काउंसलिंग नहीं करते हैं। हम क्या कर रहे हैं बीइंग अ डॉक्टर, एक बहुत लंबा पर्चा बनाया उसका, बट उसका ट्रीटमेंट क्या है? हार्डली 5 मिनट की उसकी काउंसलिंग, कि उसको ये बात प्रूव करना कि यू आर नॉर्मल। क्या हुआ था, शादी हुई, एक स्ट्रेंज पार्टनर से मिले, जब वो स्ट्रेंज है तो फर्स्ट डे ही कुछ भी नहीं हो सकता, इट टेक्स टाइम, बट फर्स्ट डे परफॉर्मेंस एंजाइटी हुई और कुछ नहीं हो पाया, उसी से वो डिप्रेस हो गया। फीमेल ने उसके ऊपर प्रेशर डाला, अपनी फैमिली को बताया, इसकी फैमिली को बताया, वो पूरा डिप्रेशन में आ गया। उसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है,
तो पहली चीज इसमें क्या होगी, एक डॉक्टर द्वारा काउंसलिंग, प्लस दोनों पार्टनर्स को बिठा के ये बताना कि अभी ये नॉर्मल है, इस चीज को सही होने में टाइम लगेगा। तीसरी बात, उसके फैमिली को कहना कि इसको सपोर्ट करना है। यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं? डेफिनेटली करती है मैडम। आप रात भर 10 बार यूरिन जाए तो आपकी मेंटल हेल्थ क्या होगी अगले दिन? परेशान, मेरे ख्याल से चिड़चिड़ाहट। आप काम पे आई, आपसे किसी ने कहा कि एक पॉडकास्ट कर लो, अरे मेरे पे नहीं हो पाएगा, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, हो गया रिलेशन। यूरिनरी प्रॉब्लम्स तो मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं बॉडी में। और मेंटल हेल्थ यूरिनरी प्रॉब्लम्स को इफेक्ट करती है? डेफिनेटली करती है। सब कंट्रोल तो यहीं से ही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रही हैं, तो हम सिर्फ ये टंग हिल रही है, बट हिला तो यहीं से रहा है। जिन लोगों को साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, उनको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब वो बार बार यूरिन जाते हैं। हम कितनी भी इन्वेस्टिगेशंस करा लें, उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? वही आप मैडम बेसिकली ये समझिए कि हमको किसी भी डिजीज के कोर पे पहुंचना है, हमको डिजीज ट्रीट नहीं करना, कारण जानना है ना। तो कारण जानने के लिए आपने इन्वेस्टिगेशंस कराई, वो नॉर्मल आई, तो एक रूटीन, एक तरीका होता है, सब नॉर्मल है, हो जाएगा, जाओ ये दवाई ले लो। दिस इज रॉन्ग। आप ओपीडी यदि उस पेशेंट की कर रहे हैं, आप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ओपीडी में वो पेशेंट बैठा है, तो आप उसकी तो छोड़िए, आपके अंदर ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने एक पेशेंट देखा, लेकिन मैं उसके कोर तक पहुंचा और मैंने उसके डिजीज को सही होने के लिए सही दिशा दिखाई। या तो मैंने ट्रीट कर दिया, मैं ट्रीट नहीं कर पा रहा हूं, तो हाथ जोड़ के उससे बोलना है कि आपको इसको और मिलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं हाइपर एंजाइटी डिसऑर्डर के होते हैं, इतनी एंजाइटी होती है उनको कि आप उनको एक बार देखेंगे तो पैर हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, और आप उनको सिर्फ देखिए 2 मिनट, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आएगा कि ये इसका बिहेवियर एंशियस बिहेवियर है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है कि दिन भर में 25-30 बार यूरिन जाता है डॉक्टर साहब, हर 10 मिनट में यूरिन जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट यूरोलॉजी में है, बट वो सिर्फ डिजीज ट्रीट करेगा। वो जब मेरी दवाइयां चलेंगी वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, 15 दिन बाद फिर आ जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट है कि आप एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी दें, या तो आप दें या अपने साइकेट्रिस्ट को बोलें कि भाई इसकी एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी देखो इसकी एंजाइटी। तो बेसिकली पॉइंट इज कि हम उस डिजीज को ट्रीट करते हुए उसके कोर तक पहुंचे, तो हम उसको पूरे 100% ट्रीटमेंट दे पाएंगे। सिर्फ हम डिजीज ट्रीट कर रहे हैं तो वो पेशेंट आपके ओपीडी में फ्रिक्वेंट लैंड अप करता रहेगा, और एक दिन वो आपको बोल जाएगा कि डॉक्टर साहब आप पे सही नहीं हो पा रहा, मैं कहीं और दिखा लेता हूँ। सर बेसिकली हमें अवेयर रहने के लिए या सही समय पर प्रॉब्लम समझ में आ जाए उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाते रहने चाहिए? मैम देखिए, यदि आप एक बेसिक छोटा सा एक अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है, पेट का, किडनी का, ब्लैडर का, एक यूरिन रूटीन की जांच जो मात्र 90-100 रुपए में होती है, और एक सीबीसी और एक केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीबीसी, यूरिन, ये तो हमारे किडनी का स्टेटस जानने के लिए, यूरिन का स्टेटस जानने के लिए, और एक बेसिक सीबीसी की अपने शरीर में खून कितना है, इन्फेक्शन तो नहीं है, और एक बेसिक अल्ट्रासाउंड। ये आप यदि आप टोटली असिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, तो 1 साल में करा लेना चाहिए। लेकिन यदि आपका कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ है, यूरिन इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली होता है, बुखार बहुत रूटीनली आता है, पेशाब में कभी खून आया था, तो आपको ये चीजें हर 6 महीने में करा लेनी चाहिए। सर यूरिन के कलर से भी पता चलता है कि हमें कोई बीमारी है? मैडम मैं एक ही चीज बोलता हूँ अपने पेशेंट को कि यूरिन कैसा आ रहा है, तो उसका एक जवाब आता है बिल्कुल पानी जैसा। आप अपने वाटर इनटेक को यूरिन कलर से संतुलित कर सकती हैं। कैसे? यूरिन बिल्कुल पानी जैसा आना चाहिए। मैं हूं 80 किलो का, एक बंदा है 150 किलो का, आप हैं 50 किलो की, सबका यूरिन इनटेक, यूरिन आउटपुट अलग अलग रहेगा, वाटर इनटेक अलग अलग रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी वेट। तो मैं हर पेशेंट के किलोग्राम तोल के उसको इनटेक नहीं बता सकता, ठीक है? तो मैं क्या बोलता हूँ, एक ही सेंटेंस बोलता हूँ। आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है जो मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ। बोले साहब यूरिन कैसा होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए। इफ योर यूरिन इज सिमिलर टू वाटर, तो इसका मतलब आपका वाटर इनटेक एडिक्वेट है। अब मैं बोलूंगा 5 से 6 लीटर, 10 किलो की बच्ची कहां से 6 लीटर पानी पी लेगी?
वो तो हार्डली 1-1.5 लीटर पानी पिएगी, लेकिन उसका यूरिन बिल्कुल पानी जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब उसका इंटेक एडिक्वेट है। दूसरी बात, आप पानी को नाप नहीं सकते बहुत ज्यादा। आपने 2 बोतल फ्रेंड की मिल गई, आपने 2 घूंट मार ली, अपनी मिल गई 2 घूंट मार ली, कहाँ नापा। लेकिन आप यूरिन से, हर यूरिन से आप पता लगा सकते हैं कि पिछले 2 घंटे का मेरा वाटर इंटेक अच्छा था या नहीं था। और जो लोग यूरिन बहुत कम जाते हैं? मैम, यूरिन कम जाना तो ये है कि आपको 2 घंटे 2.5 घंटे में तो यूरिन जाना ही चाहिए। इसका मतलब आपका वाटर इंटेक प्रॉपर नहीं हो रहा, या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका पसीना बहुत बह रहा है। वाटर इंटेक तो प्रॉपर है, बट वाटर इंटेक जो आपका मल्टीपल जगह से वाटर निकलता है, सलाइवा में आता है, पसीने में जाता है, आपके जूसेस में जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस में, और यूरिन में जाता है। तो इसका मतलब पसीना डिहाइड्रेट हो रहे हैं आप, तो और वाटर इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा। सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो एथलीट्स को ही ज्यादा होती है? मैडम देखिए, एथलीट्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेसिकली उनके एथलेटिज्म की वजह से नहीं होती। वो जो इंटेक ले रहे हैं प्रोटीन पाउडर्स, यदि आप लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं और लिमिटेड अपनी बॉडी के हिसाब से ले रहे हैं तो नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन आपने एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले ली, बहुत सारे प्री वर्कआउट्स आ गए हैं, पोस्ट वर्कआउट्स आ गए हैं, क्रेटिनिन पाउडर आ गया है। मैं इनके विरोध में नहीं हूं, मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये नहीं बोलना चाहता ये गलत है, लेकिन ये किसी ना किसी के सुपरविजन में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए। बहुत सारे जिम करने वाले लड़के आते हैं, बहुत क्रेटिनिन खा लिया, किसी ने उसको बताया कि इतना 4 ग्राम डेली खाना है, तो 4 ग्राम खाना था 100 किलो के पहलवान को, तुम हो 50 किलो के, तो तुम्हारी क्वांटिटी कितनी हुई? 2 ग्राम। अब तुमने खा लिया 4 ग्राम, क्योंकि उसको बताया था 100 किलो के पहलवान ने। फर्क हो गया ना। तो मैं किसी भी चीज को अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपका जो भी इंटेक है इन चीजों का, जो आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले रहे हो, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स का इंटेक एक सुपरविजन में होना चाहिए, प्रॉपर बंदे के एक डाइटिशियन के कंट्रोल में होना चाहिए। ये नहीं मैंने कह दिया मैडम खा लेना तो आपने खा लिया। आप उसकी स्टडी करें, डाइटिशियन से मिलें, डाइटिशियन आपको बताएगा कि आपका बॉडी वेट 48 केजीज है, आपको इतना ले सकती हैं, तो वो तो हेल्पफुल होगा। और आपने उसकी डबल क्वांटिटी ले ली तो वो नुकसानदायक होगा। सर, पीएसए टेस्ट की जरूरत कब पड़ती है? मैडम, पीएसए एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, इसका फुल फॉर्म। अब इससे आपको पता लग गया है प्रोस्टेट के लिए होता है। ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग मेथड है। अब स्क्रीनिंग क्या होती है? मथुरा शहर में 55 साल के ऊपर 4 लाख लोग रहते हैं। अब मुझे इनमें से पता लगाना है कि किस किस को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जिसका बढ़ा हुआ आएगा उसको कैंसर ही हो। एक स्क्रीनिंग टेस्ट की, अब आप इसको ऐसे समझिए, एक जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसकी फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन फॉल्स नेगेटिव वैल्यू कम होती है। मतलब मेरे से कोई भी मरीज छूटेगा नहीं। हो सकता है मैं नॉर्मल मरीज को भी पकड़ लूं अपने पास, नॉर्मल पकड़ लूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास कैंसर हुआ मरीज छूटना नहीं चाहिए। मैं उसको बाकी इन्वेस्टिगेशन से प्रूव कर दूंगा आपको नहीं है, लेकिन जिसको है वो नहीं छूटे। सेम एक स्क्रीनिंग, कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट हो, जैसे ब्रेस्ट के लिए होता है, प्रोस्टेट के लिए होता है, बोन्स के लिए होते हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। ये फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू इनकी ज्यादा होती है, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट दे देंगे फॉल्स, लेकिन नेगेटिव कम देंगे। तो ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये एक बहुत लो लेवल का टेस्ट होता है जिससे हम एक स्क्रीन कर लेते हैं कि इसको है या नहीं है। उन 4 लाख में से हमने छाट दिए, 1000 का पॉजिटिव आया और इतनों का नेगेटिव आया, तो आप तो घर जाओ। अब इन 1000 को हम स्क्रीन और करेंगे, जैसे कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन, उनकी लेटरिन की जगह पे उंगली डाल के प्रोस्टेट को फील करेंगे। फिर उनका यदि हमें फीलिंग आती है तो उनकी बायोप्सी ले लेंगे, नहीं आती है तो एमआरआई करा लेंगे। तो इन सब चीजों से हम पता लगा लेते हैं कि ये है या नहीं। बट स्क्रीनिंग टेस्ट है, हर 55 ईयर्स के अब फीमेल को करा लेना चाहिए। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि पहले के अकॉर्डिंग अब लोग अवेयर हो रहे हैं, शर्म वगैरह से पीछे नहीं हटते, लेकिन फिर भी अभी परसेंटेज ऑफ पीपल्स हैं जो आज भी शर्म के चलते या किन्हीं और कारणों से डॉक्टर्स के पास जल्दी नहीं आते। डॉक्टर्स हैं यूरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द प्राइवेट जेनिटल ऑर्गन। बेसिक पहली बात है ना, वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स जो बहुत प्राइवेट पार्ट्स हैं, है ना। तो डॉक्टर के पास तो जाते हैं, बट यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। तो ऐसे लोगों को हमें सोशली अवेयर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक बार मेरे हॉस्पिटल पे विजिट करिए, ठीक है। मैंने ओपीडी एरिया में बहुत सारे पोस्टर्स,
जो मैंने स्टोन्स निकाले हैं, जैसे मैंने एक 500 ग्राम का स्टोन निकाला है, वो मैंने अपने उसमें लगा रखा है कि ये बीमारी इतनी गंभीर भी हो सकती है। ग्राम का मैडम, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टोन है। वो सब चीजें कोई इसलिए नहीं लगाई गई कि लोग ये जाने कि इन्होंने निकाला है, वो इसलिए लगाई गई है कि ये एक अलार्मिंग साइन है कि ये बीमारी इतनी गंभीर भी बन सकती है। तो बेसिकली स्टडी मटेरियल आप पेशेंट्स को अपनी ओपीडी में जब आप भेजते हैं तो उसके दिमाग में ये फीचर लेके भेजें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स में क्या क्या करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, जैसे मैं काफी कैंप्स ऑर्गेनाइज करता हूँ पेशेंट अवेयरनेस के लिए। मेरे इंटरव्यूज काफी आते हैं, आपके लोकल न्यूज चैनल्स पे आते हैं, यूट्यूब पे आप देखेंगी, तो वो बेसिकली एक अवेयरनेस है कि ये होगा तो ये करना है। आप मुझसे ना कराएं, लेकिन करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ही आए, लेकिन उस चीज को फॉलो जरूर कर लें। तो बेसिकली अवेयरनेस और एक प्राइवेसी, इसके बारे में हमने अब तक बात नहीं करी। आप मेरे पास आई और मेरे पास आके मेरा पहला एम ये होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल हो जाएं। बीइंग फीमेल आप कंफर्टेबल हो, तो कंफर्टेबल होने के 3 तरीके होते हैं। पहले तो मैं आपसे एक रूटीन सी बात करूं, आप ये जान लें कि डॉक्टर साहब सही बात कर रहे हैं। दूसरा, आपके साथ एक फीमेल अटेंडेंट हो, यदि ये आपके हस्बैंड हो, आप भाई के सामने अपनी उसके सामने आपकी फ्रेंड हो तो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। नहीं है तो हम अपनी स्टाफ बुला लें नीचे, एक फीमेल स्टाफ। तो ये एक पेशेंट को, फीमेल पेशेंट को कंफर्ट देना कि कंफर्टेबल हो जाएं और अपनी बात बताएं। तो ये 2 चीजें हैं जिससे कि हम पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरा समझ सकते हैं। कई बार पेशेंट्स बताते ही नहीं है प्रॉब्लम्स, वेग प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं, लेकिन जब आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हो कि ये प्रॉब्लम है क्या, तो वो बोलती हैं हाँ सर यही प्रॉब्लम थी, बट बता नहीं पा रहे थे। तो बेसिकली ऑल द थिंग डिपेंड्स ऑन योर काउंसलिंग, कि आप पेशेंट को भीड़ हो रही है सिर्फ हाँ बताइए, हाँ नहीं, इस तरीके से आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। आपको उसको 5 से 7 मिनट देने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी, तो ही आपके समझ में आएगा, तो ही शायद वो सही होगा। और उसकी क्वेरीज हैं दिमाग में, तो उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। उसकी क्वेरीज ज्यादा हैं और आपके पास टाइम कम है, तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि मैडम आज बिजी हूँ, आप कल इस टाइम पे आ जाइएगा। कई प्रॉब्लम्स तो शायद काउंसलिंग से ही ठीक है, सही हो सकती है। पथरी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, और कौन सी ऐसी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है? प्रोस्टेट है मैडम। प्रोस्टेट की जैसे पेशेंट आता है तो शुरू में उसको हम मेडिसिन चालू करते हैं, बट उसको फायदा नहीं होता, या उसका यूरिन रुक जाता है, नली डालनी पड़ती है, या यूरिन रुके में इन्फेक्शन होने लगता है, तो ऐसे केसेस में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। बाकी मैडम यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे मैंने इनकॉन्टिनेंस बताया, उनमें सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। कैंसर्स हो गए कोई भी यूरोलॉजिकल पार्ट में, उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। पेशाब की नली जो होती है वो सिकुड़ गई, उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मैडम अब यूरोलॉजिकल सर्जरीज को आप ऐसा मान लीजिए कि इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि पिछले 15 साल में कि आप आज आपका सर्जरी हुई और कल शाम को आप परसों सुबह तक घर चले गए, यू आर टोटली नॉर्मल विदाउट अ सिंगल स्कार मार्क ऑन योर बॉडी। आप इस एडवांसमेंट को कैसा मानते हैं? अच्छा मानते हैं सर, क्योंकि वैसे भी कई लोग सर्जरी के नाम पर ही घबराते हैं। विदाउट अस, मैंने एक सेंटेंस बोला, विदाउट अ सिंगल स्कार मार्क, आपके शरीर पे एक तिनके जितना भी चीरा नहीं है। अब आपकी सर्जरी हो गई, 20 mm का स्टोन निकल गया, 15 mm की पथरी निकल गई। कहाँ से निकली? वही एडवांसमेंट है। पहले इसको आज से 35-40 साल पहले निकालने के लिए इतना बड़ा चीरा पड़ता था। मिनी पर्क आ गए। लेजर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो सारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, बस अब वही प्रॉब्लम है कि इसके प्रति जागरूकता नहीं है। दूसरी बात मैडम ये है कि जागरूकता क्यों नहीं है? क्योंकि हम ही नहीं ला रहे हैं। मेरे पास कोई मशीन नहीं है तो मैं उसके बारे में कैसे बता दूंगा आपको? होल्मियम लेजर मशीन है मैडम, हाई एडवांस मशीन है, दे आर लाइक अ रोबोट। बट जब मेरे पास होगी जब तो बताऊंगा आपको। तो आपको फैसिलिटीज तो पेशेंट्स को देनी ही चाहिए। इट्स अ बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ अ पेशेंट। यदि वो पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आपको उसको बेस्ट टेक्निक से ही ऑपरेट करना है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सर लास्ट में मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगी, हमारी जो यूथ ऑडियंस है उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम्स से बचे रहें कि भविष्य में ये प्रॉब्लम्स उनको फेस ना करनी पड़े? मैं सबसे पहले तो यूथ ऑडियंस को मैं ये बात कहूंगा कि जितने भी एडिक्शंस हैं उनसे दूर हो जाएं।
सबसे पहली चीज। शायद टॉपिक से हटके हम बात कर रहे हैं, बट सारे एडिक्शंस का असर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन पे किसी ना किसी रूप में होता है। मैं चाय को भी एडिक्शन मानता हूं, जिसमें जिस चीज को बिना लिए आपका जीवन दुर्भर हो रहा है वो एडिक्शन है, तो वो एडिक्शन से आपको दूर होना है। दूसरी बात मैडम, बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स, एडिटेड ड्रिंक्स का इस समय बहुत एक प्रकोप चला हुआ है। किसी पर्टिकुलर ड्रिंक का नाम नहीं लूंगा, बट प्रकोप चला हुआ है। आप किसी भी शॉप पे, दुकान पे देखें तो एनर्जी ड्रिंक्स रखी हैं। 10 मिनट खड़े हो जाइए तो 5-7 लड़के आएंगे, वो एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं। एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि इन एनर्जी ड्रिंक्स को लेके एनर्जी आ रही है ना। तो बेसिकली इनसे दूर हो। आपके घर में ही बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी ड्रिंक से दूर हो, एरेटेड वाटर से दूर हो। जो भी एरेटेड चीज है, जिसमें कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सोडा हो गए, इन सब चीजों से मैं कहूंगा कि आप दूर हो। तीसरी अवेयरनेस ये कहूंगा कि यूथ में अभी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का भी बहुत ज्यादा वो हो रहा है। उसका बेसिक रीजन है इंटरनेट। आप इंटरनेट पे कोई भी एक चीज देख लेते हैं, उसको अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, वो लागू करके अल्टीमेटली अ सेंस ऑफ डिप्रेशन आपके दिमाग में आने लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसा मैंने देखा, बल्कि वो देखा जो आपने वो सब एडिटेड है, बट इतनी समझ नहीं है ना, तो वो सेंस ऑफ डिप्रेशन आने लगता है। अल्टीमेटली वो डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि एक साइकेट्रिस्ट तक की जरूरत पड़ सकती है। तो इंटरनेट से फालतू इंफॉर्मेशन ना लें। इंफॉर्मेशन चाहिए तो डॉक्टर पे जाएं और पूरी इंफॉर्मेशन लें। अभी कुछ महीने पहले मथुरा में केस आया था कि एक लड़की ने यूट्यूब पे देखकर अपना पेट का ऑपरेशन कर लिया था। वृंदावन का ही केस था। तो उसने क्यों कर लिया मैडम? उसको प्रोवोक किया गया। डॉक्टर क्या करता है? फाड़ के निकालता ही तो है, मैं फाड़ के निकाल लूंगा। तो ये जो मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो अनुमान आप ये मान लीजिए आज के टाइम में 60% पेशेंट उस बीमारी से फुल प्रूफ नॉलेज आती है उनपे। जब वो मेरे पास आते हैं तो पहले क्वेश्चन से ये समझ में आता है कि ये नॉलेज तो लेके आए हुए हैं, ठीक है। और हर चीज में लास्ट में लिखा होता है इट कैन लीड टू कैंसर, हर चीज में। तो मेरे पास इतने लड़के आते हैं 18 और 20 साल के कि वो ये सोचते हैं कि मुझे कैंसर हो गया। अब सबसे पहले तो उसको ट्रीट नहीं करना है, सबसे पहले तो ये उसके दिमाग से निकालना है कि आपको कैंसर नहीं है। इसके लिए कम से कम 5-6 हजार की जांचें हो जाती हैं, जो मैं भी जान रहा हूँ ये फालतू हो रही है। मैं उनके पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ, लेकिन बोल रहे डॉक्टर सेटिस्फाई करने के लिए कि आपको कुछ भी नहीं है तो ये जांचें हो गई। अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अभी तक हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, पहले तो हमने एक चीज निकाली कि आपको कैंसर नहीं है। तो तीसरी चीज मैंने आपको क्या बोली? इंटरनेट से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ना लें। आपको 1% भी कोई प्रॉब्लम है तो अपने आसपास जो भी जिस भी चीज की प्रॉब्लम है, यूरोलॉजिस्ट को मिलें, कार्डियोलॉजिस्ट को मिलें, न्यूरोलॉजिस्ट को मिलें, बट डॉक्टर को मिलें। आप सिर्फ इतना देखें इंटरनेट पे मुझे ये हो रहा है, इसके लिए किसको मिलना है, बस एक लाइन डालें कि मुझे हो रहा है बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन हो रही है, whom to visit, तो वहां लिखा आएगा यूरोलॉजिस्ट, बस उतना बंद कर दें। अब उसके बाद यूरोलॉजिस्ट ढूंढ लें और चले जाके मिल लें। अब वो बर्निंग मिक्चुरेशन के आगे चीजें ना पड़े, क्योंकि कैंसर में भी बर्निंग मिक्चुरेशन होती है। तो वो गूगल तो अपनी जगह गलत नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हमें मिसलीड कर देती है। तो इसलिए तीसरी चीज क्या है, इंटरनेट से बहुत एक्सेस इंफॉर्मेशन ना लें। जितनी काम की चीज है उतनी ही इंफॉर्मेशन लें। और चौथी चीज जो मैं कहूंगा कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं जिससे कि लंबा चल पाए और सही से चल पाए। सिर्फ लंबा चलना इज नॉट इम्पोर्टेंट, सही से चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लंबा चल पाए, जैसे कि आपके एक लाइफस्टाइल में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, आपका योगा भी होना चाहिए या जिम होनी चाहिए, रनिंग होनी चाहिए, आपका फूड इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिक्स डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बाहर का खाना, पिज्जा, बर्गर, ये चीजों पे अपने को ना वो करें, क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी इज द इशू। अवेलेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आपके घर बैठे सामान आ जाता है एक ऑर्डर पे विद इन 10 मिनट्स, है ना। तो अभी पहले क्या होता था, 9 बजे बच्चे ने कहा आइसक्रीम खानी है तो वो अनुमान नहीं खा पाता था, कौन जाएगा, प्लस वहां बंद भी हो चुका होता था। अब 12 बजे तक सब खुला हुआ है, प्लस आपको जाने की भी जरूरत नहीं, 10 मिनट के अंदर यू आर। तो अवेलेबिलिटी की वजह से इन सब चीजों का इंटेक बढ़ गया है। तो बट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। हर बंदा अपनी चीज बना रहा है और बेच रहा है, बट आपको क्या खाना है इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एक बैलेंस्ड होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। डेली ना खाएं, महीने में एक दिन खा लें, 2 दिन खा लें, प्लस एक रेगुलर चेकअप्स जरूर करा लें।
उसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेंस आता नहीं है। मैक्सिमम जो मैंने आपको चेकअप बोले 1500-2000 रुपए के हो जाते हैं। 6 महीने में 1500-2000 रुपए अपने ऊपर खर्च करना आज के जमाने में कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये मान लीजिए कि पर डे कॉस्टिंग में 3 रुपए बता रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिली जो मुझे नहीं पता थी, और आशा करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आपका पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है। थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए आप भी जुड़े रहिए यूनिक समय पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।